नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 आपके पास है। इस चैप्टर को आपको किस तरीके से समझना है, कैसे सॉल्व करना है और यकीन मानिए आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से और कॉपी पेन के साथ बैठकर देखोगे, तो आपको फिर इस चैप्टर में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा हुआ है देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले आप समझिए इसका मतलब हुआ क्या। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब होता है एक ऐसी समीकरण जिसमें जो चर हैं, जैसे यहाँ पे चर एक x है और एक y है, तो इनकी जब जो पावर जो घात होती है वो जब 1 होती है तो उसे बोला जाता है रैखिक समीकरण। और दो चर वाले हैं क्योंकि आपको दिख रहा है एक्स वाई, तो जो पहली इक्वेशन है, पहली समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जहां पे a1 b1 और c1 अचर हैं। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां पे a2 b2 और c2 अचर हैं। अब क्योंकि युग्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो आपको समझ आया होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब क्या हुआ। ऐसी समीकरण जिसमें जो चर है उसकी घात एक होगी और दो चर वाले मतलब दो चर होंगे समीकरण में। युग्म मतलब पेयर, दो है, एक ही है और एक ही है, ठीक है। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जो समीकरण है वो इस तरीके से लिखी जाती है जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। अब जो ये चर हैं इनके साथ जो भी यहाँ पे इनके गुणांक हैं, जैसे यहाँ पे a1 है, b1 है, ये अचर है, c1 ऐसी a2 b2 और c2 है। जब हम इनका अनुपात को एक तरीके से इनकी तुलना करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट, कुछ परिणाम निकल के आते हैं, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। आप ये वाला पोर्शन छोड़ दो, आप यहाँ चेक करिए सीधे, अनुपात की तुलना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, मतलब इनका जो अनुपात होगा अगर वो बराबर नहीं है, तो उस केस में अगर हम इसे ग्राफ में निरूपित करेंगे तो ये रेखाएं हम आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस दशा में जो इनका बीजगणितीय निरूपण या हल होता है वो केवल एक हल निकलता है। जो भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उनका हमेशा एक ही हल निकलता है। सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब अगर तीनों अनुपात बराबर हुए तो ये रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती से मतलब क्या हुआ कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींचना, इसी को हम संपाती बोलते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। और तीसरा है अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, मतलब पहले के दो जो अनुपात हैं वो बराबर है, वो लास्ट वाले के बराबर नहीं है। इस दशा में जो रेखाएं हैं वो समांतर, समांतर मतलब दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और जब ये रेखाएं आपस में मिलेंगी ही नहीं तो उस कंडीशन में कोई भी हल नहीं निकलता है। तो आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि अगर आपके पास पहले की दो कंडीशन है तो ये संगत युग्म बोला जाता है, इसे ये संगत होते हैं। और अगर लास्ट वाली कंडीशन आए तो इसे हम असंगत बोलेंगे, ठीक है। तो संगत और असंगत, संगत मतलब जिसमें आंसर, जिसमें आपके हल निकल जाएंगे, चाहे वो एक हल निकल रहा है चाहे बहुत सारे हल निकल रहे हैं। असंगत का मतलब हुआ जहां पे कोई भी हल नहीं निकलता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन कंडीशंस, ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और इससे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो हम इस चैप्टर में आगे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ आया तो जल्दी से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। प्रश्नावली है 3.1। पहला क्वेश्चन है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखो बड़ा सिंपल है। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कक्षा x के, x मतलब 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि मतलब टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 10 हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा सिंपल है, हमने मान लिया, माना लड़कों की संख्या
लड़कों की संख्या, हमने लड़कों की संख्या को मान लिया x और लड़कियों की संख्या को मान लिया हमने y। अब प्रश्नानुसार कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 10। कुल विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़की दोनों, तो आप लिखोगे x प्लस वाई बराबर 10। ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां कितनी हैं? y, लड़के कितने हैं? x, इससे कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो अगर आप इस x को बाईं साइड ले जाओगे तो ये आएगा y माइनस एक्स बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल हो गया। पहली समीकरण है आपके पास ये आई, समझ गए होंगे आप, क्योंकि टोटल अगर 10 विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आएंगे, तो जितने लड़के हैं और जितनी लड़कियां हैं उन दोनों को आपको ऐड कर देना है। और आगे लिया हुआ है कि जो लड़कियों की संख्या है, क्योंकि लड़कियां y हैं, तो वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपके पास आपको इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए जरा, पहला है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 पहली समीकरण है, और दूसरी है y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, दूसरी है। आपको इसे सॉल्व करना बड़ा सिंपल है। देखिए आप क्या करो, सबसे आसान तरीका होता है ग्राफ को सॉल्व करने का, आपको सिखाता हूँ। देखो इसके लिए मैंने एक बॉक्स बनाया, पहले आपको एक बॉक्स बना देना है, और ये x है और ये y है। ठीक है, एक बार आप इस इक्वेशन में x को 0 कर लो, कर दिया। अगर x 0 हो जाएगा तो y कितना बचा? फिर अगर मैं इसे सॉल्व करूं, x 0 हो गया तो y की वैल्यू 10, समझ गए? और एक बार y को 0 कर लो, x कितना आएगा? 10। तो आप लिखो जो बिंदु आया, कौन कौन से? a को मान लिया आपने 0,10। आपको पता होना चाहिए जब भी बिंदु लिखे जाते हैं तो पहला x वाला लिखा जाता है और दूसरा y वाला लिखा जाता है, और b बिंदु को हमने मान लिया 10,0। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए अगर मैं बॉक्स बनाऊं, इस वाले के लिए, ये x है और ये y है। जब मैं x को 0 करूंगा तो y 4 आएगा, और जब मैं y को 0 करूंगा, देखो तो यहां बचा माइनस एक्स बराबर 4, तो x की वैल्यू -4। इट मीन्स आपके जो बिंदु आए वो क्या आए? 0,4, इसे हमने मान लिया c, और एक पॉइंट आया d -4 गुणा -4,0। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन्हें अब प्लॉट कर देना है। तो पहला है 0,10 यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और 10,0 यहाँ पे होगा। तो ये लाइन है आपको ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन आप सीधे ड्रॉ करिए। देखो ये है 10, यहाँ से ये। ठीक है, ये आया। और दूसरा आपके पास, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है आपके पास 0,-10 ये वाला होगा, और 10,0 ये वाला होगा। ठीक है, और दूसरा आपके पास है 0,4, 0,4, 0,4 ये आपका होगा वाई एक्सिस पे, 0,4 यहाँ होगा, और 4 -4,0 मतलब यहाँ होगा। तो आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से ऐसे, जहाँ पे लाइन एक दूसरे को काटेगी, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास आया। देखिए, तो एक पॉइंट ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे काट रहे हैं तो एक दूसरे को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ से आप x एक्स को जोड़ोगे ऐसे, तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो x कितना आया? 3। और अगर आप y से इसे जोड़ोगे, देखो ये है y, ये, तो y कितना आया? 7। समझ पाए?
तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब यहाँ पे जो लड़कों की संख्या है वो होगी 3 और लड़कियों की संख्या होगी 7। ऐसे आपको ग्राफ को सॉल्व करना है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। कभी भी अगर दो इक्वेशन दी है, दो समीकरण दी है, तो आप यहाँ पे जो पॉइंट था आपका ये वाला, ये था 0,10। ये आपको पता होगा, आपने 9 पे पढ़ा था कि 0,10 मतलब ये y एक्सिस पे होगा और ये होगा 10,0। ऐसे ये वाला -4,0 है और यहाँ पे क्योंकि 4,0 यहाँ पे 0,4 यहाँ पे है, लेकिन आप आगे से बढ़ाओगे तो यहाँ पे काट रहे दो एक दूसरे को। तो यहाँ से x एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो ये 3 आया और y एक्सिस पे ये 7 आया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद आपको समझ आया होगा कैसे करना है, ठीक है। अगला आपके पास देखिए, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। आपको पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो आप मान लो, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य आपने मान लिया x और कलम का मूल्य आपने मान लिया y। तो पेंसिल कितनी है टोटल? 5। तो क्या होगा? 5x प्लस कलम y है तो 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1। समझ पाए आप? क्योंकि एक पेंसिल अगर x की है तो 5 पेंसिल 5x की हुई। ऐसे ही एक कलम अगर y की है तो 7 कलम है 7y की हुई, और टोटल मिला के कितने रुपए हैं? 50। ऐसे ही यहाँ पे आएगा, 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5 कलम है तो 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2। ठीक है। अगेन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके लिए बॉक्स ड्रॉ करना है जैसा आपको बताया मैंने, और फिर यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लोगे तो ये आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये आप खुद से सॉल्व करिए, बहुत आसानी से आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इसे आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आपको ये चेक करना है समांतर हैं या संपाती हैं। तो इसमें 4 पार्ट है, मैंने 2 लिए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करूं, एक मैं आपको करके दिखाता हूं, बाकी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा, अगर इसकी तुलना करूंगा मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो आपको दिखेगा a1 आपका 5 है, ऐसे ही b1 आपका -4 है और ऐसे ही c1 आपका 8 है। ऐसे ही अगर मैं a2 की बात करूं तो a2 आपका 7 है, b2 आपका 6 है और c2 आपका -9 है। अब देखिए, अगर मैं इसे कंपेयर करूं एक तरीके से, तो क्या a1/a2, आप देखो जो a1/a2 आएगा वो आ रहा है 5/7 आ रहा है, और b1/b2 ये आ रहा है आपका -4/6। आप ध्यान से देखोगे, अगर आप चाहो तो c1/c2 भी लिख लो, तो ये आएगा 8/-9। ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो a1/a2 है 5/7 आ रहा है, b1/b2 -4/6 आ रहा है, तो ये बराबर वैसे भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। पहली चीज तो ये है। ठीक है। अगर मान लो ये वैल्यूज बराबर भी होती और एक धन में है और एक ऋण में है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होते। तो आप लिखोगे, चूंकि जो 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के, इसका मतलब ये हुआ कि जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है b1/b2 के, और अगर ये बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। अगला एज इट इज एक क्वेश्चन और है, वो आपको मैं करके दिखा देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास, 9x प्लस 3y बराबर 12।
9x प्लस 3y, आगे भी है कुछ, प्लस 12 बराबर 0, प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो अब अगर कंपेयर करो तो आप मुझे बताओ a1 कितना है, आप बोलोगे 9 x के साथ, b1 कितना है, आप बोलोगे 3, और c1 कितना है, आप बोलोगे 12। ऐसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो a2 कितना है, आप बोलोगे 18 है, b2 कितना है, 6 है, और c2 कितना है, 24 है। तो क्या अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालूं तो ये 9/18 आ रहा है, 9/18 का मतलब है 1/2, सही है। ऐसे अगर मैं b1 अपॉन b2 निकालूं तो ये 3/6 आ रहा है, 3/6 का मतलब 1/2, और ऐसे ही मैं c1 अपॉन c2 निकालूं तो ये 12/24 आ रहा है, 12/24 मतलब 1/2। तो आपको दिख रहा होगा तीनों बराबर आ रहे हैं, तो आप लिखोगे चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो जो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। समझ पाए? तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे यहाँ भी है, इसका एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है, थर्ड वाला सेम है, बस आपको बताना है कि संगत है या असंगत है। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 3/2, बहुत अच्छा। b1 की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 5/3, और C1 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी -7। -7 क्यों, क्योंकि इक्वल में 7 है, तो पहले आप 7 को बाईं तरफ लेके आओगे तो -7 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं A2 की बात करूं तो ये आएगा आपका 5/3। ऐसे अगर मैं B2 की बात करूं तो ये आएगा आपका -10, और ऐसे मैं C2 की बात करूं तो ये 14 बाएं साइड आके -14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल में 0 होना चाहिए। तो अगर आप इसे लिखोगे पूरा तो ये माइनस करके इक्वल में 0 कर लोगे। अब आप ध्यान से देखोगे अगर, तो क्या a1 अपॉन a2 कितना रहे, 3/2, और अपॉन में 9, सॉरी ये जो वैल्यू थी ये 9 है, ये जो वैल्यू है ये 9 है। दोबारा करो इसे। अगला क्वेश्चन आपके पास, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 मतलब इसकी तुलना करनी है। आपको बताना है कि जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो आप सीधे सॉल्व कर लो। थर्ड वाला पार्ट, a1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप बढ़ोगे 3/2, b1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 5/3, और C1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे -7। -7 क्यों, क्योंकि 7 दाईं साइड है, इससे पहले आप बाईं साइड लाओगे तो -7 आएगा। ऐसे यहाँ पे A2 कितना होगा, आप बोलोगे 9, B2 कितना होगा, आप बोलोगे -10, और C2 कितना होगा, तो आप बोलोगे -14। अब क्योंकि मुझे कंपेयर करना इसे, तो मैं लिखूंगा जो A1 अपॉन A2 है वो कितना आएगा, देखो 3/2 और बटे 9। ऐसे ही b1 अपॉन b2 है वो कितना आएगा, तो आप लिखोगे 5/3 अपॉन में -10। ठीक है, और ऐसे ही c1 अपॉन c2 कितना है, तो आप बोलोगे -7/-14। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये 1/2 आएगा यहाँ। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करो तो आपको दिख रहा हो 3/2/9, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। 9 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 18 हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये प्लस में है, और ये पूरी वैल्यू माइनस में है। तो आपको भी बताया मैंने, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, आपको कैसे पता बिना सॉल्व किए हुए, मुझे ऐसे पता है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, तो एक प्लस वाला कभी भी एक माइनस के बराबर हो नहीं सकता है। तो आप बोलोगे युग्म क्या है, जो युग्म है वो संगत है। समझ पाए आप? ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना है, ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर लोगे।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। आप ऐसा मान लो ये आयताकार बाग है, मतलब आयत है एक तरीके से, जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो मुझे जब चौड़ाई पता होगी तभी मैं लंबाई निकाल सकता हूँ। मैंने चौड़ाई को मान लिया x, तो लंबाई कितनी होगी x प्लस 4, ये तो मतलब हुआ। तो आप मान लो, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई को मान लिया आपने x, ठीक है, बराबर x। तो जो आयताकार बाग की लंबाई होगी वो कितनी होगी अब x प्लस 4, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और इसका मैं अर्ध परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अर्ध परिमाप। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो अर्ध परिमाप, अच्छा मुझे बताओ परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये होती। अर्ध परिमाप मतलब इसके आधा कर दो, तो आपको दिखेगा 2 से 2 कटा, तो क्या होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जो लंबाई है प्लस चौड़ाई है वो बराबर होगा 36 के। और लंबाई क्योंकि आपकी x प्लस 4 है तो ये x प्लस 4 हुआ, चौड़ाई आपकी x है बराबर 36, x प्लस x 2x प्लस 4 बराबर 36। तो 2x की वैल्यू आएगी 36 माइनस 4, इट मीन्स 2x आया आपका 32, तो x कितना आएगा 16, है ना। तो आप बोलोगे जो चौड़ाई है वो कितनी आई 16 मीटर, और जो लंबाई है वो है x प्लस 4, तो x की जगह 16 है तो 16 प्लस 4, तो आप बोलोगे कितना आएगा वो 20 मीटर। समझ पाए? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास एक रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है। देखो युग्म दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें दो चरों वाली एक ऐसी और रैखिक समीकरण बतानी है ताकि जो इनके युग्म का ज्यामितीय निरूपण है वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर पाए। मतलब ये हुआ आपके पास कि एक इक्वेशन दी है, एक आपको और देनी है, बनानी है ताकि ये प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद करे मतलब जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, क्योंकि प्रतिच्छेद आपको पता है कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। ये तो मतलब हुआ। तो आपको पता है देखो 2x है यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, माना आपने लिखा 3x। अब पहला 2/3 बनेगा तो ये 2/3 नहीं बनना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ 3 है तो यहाँ कुछ बनी नहीं, मतलब ऐसा 3 है तो आप यहाँ पे 4 कर लो, 4y, और माइनस यहाँ पे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 0। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2/3 बराबर नहीं होगा 3/4 के। ये पहला आंसर हो गया आपका, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा, जब समांतर है, समांतर में क्या होता है पहले के दो तो बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। तो आप क्या करो, पहले दो बराबर करने के लिए इसका डबल कर दो। 2x का डबल कितना हुआ 4x, 3x का डबल 6y, 3y का डबल 6, और लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए तो -8 को 9 कर दो इक्वल में 0। तो आप देखोगे 2/4 और 3/6 ये तो बराबर होंगे, लेकिन वो -8/9 के बराबर नहीं होगा। देखो अगर 2/4 करूं मैं, 3/6 करूं और 8/9 करूं, ये माइनस में है, तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो पहले के दो तो बराबर हैं लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। ऐसे ही आपके पास तीसरा वाला है, आपको बताना है रेखाएं संपाती हैं। संपाती मतलब तीनों बराबर होने चाहिए। तो अगेन इसका डबल कर दो, 2 का डबल 4x, 3 का 6y और 8 का 16 बराबर 0। तो आप देखोगे कि 2/4 1/2 आ रहा है, 3/6 1/2 आ रहा है, 8/16 1/2 आ रहा है। तो ये इसका आंसर होगा। और इसके सब के अलग अलग आंसर निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आप युग्म बना सकते हो जहां पे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, समांतर हो या संपाती हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपका आंसर भी यही आए, आप कुछ और भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कंडीशन मैच नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले आपको इसका ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक निकालने हैं और इसे त्रिभुजाकार
पटल को छायांकित कीजिए। देखिए आपके पास इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई, अब ये +1 है, इसे राइट साइड भेज दीजिए आप, तो ये आएगा -1। इसे आपने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। ऐसे ही 3x प्लस 2y बराबर ये -12 है, इसे राइट साइड जाके 12 कर लो, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको बताया मैंने, आपको क्या करना है, पहले इसके लिए आप बिंदु निकालो। तो मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से बिंदु निकालने के लिए, ताकि हम ग्राफ को खींच पाए, ठीक है। यहाँ आपने एक x ले लिया और आपने एक y ले लिया, तो जब मैं x को 0 करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो -y इक्वल टू -1, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और जब मैं y को 0 करूंगा तो x बचा केवल, तो x की वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब है जो पहला बिंदु आया आपके पास, मतलब जो उसके बिंदु आए, a को हमने मान लिया, देखो 0,1 आपको बताया मैंने, पहले हमेशा x का लिखा जाएगा और फिर y का लिखा जाएगा, और जो बी बिंदु होगा वो होगा -1,0, ठीक है। ऐसे आप अब इसके लिए सॉल्व करोगे, जो ही दिया हुआ है इसके लिए अगेन आप बॉक्स ड्रॉ कर दोगे। देखो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का। आप यहाँ पे और भी पॉइंट रख सकते हो, जैसे अगर मैं 0 लिख रहा हूँ तो उससे आपके पॉइंट बहुत जल्दी निकल जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप अगर आप कुछ और वैल्यू रखोगे, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, तो ये वैल्यू चेंज होंगी और इसमें आपको पॉइंट ढूंढने में परेशानी हो सकती है। तो इसमें आप एक बार जब x को 0 करोगे तो आप देखोगे कि ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो ये बचा 2y बराबर 12, तो y की वैल्यू 6। और जब मैं y को 0 करूंगा तो आपको दिखेगा y 0 हो गया, तो 3x 12 है, तो x आएगा 4। इसका मतलब है कि जो आपके बिंदु आए वो कुछ इस प्रकार आए। कौन सा? c है आपका 0,6 और d है आपका, सॉरी 4,0, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अब आप इन पॉइंट को पहले ड्रॉ कर लो। देखो ए कहाँ पे है आपका, 0,1, 0,1 होगा आपका y एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे होगा, ये हो गया। और एक है -1,0 यहाँ पे होगा, तो ये हो गया, ठीक है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। आप इसके ड्रॉ करो पहले, तो जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो ये है एक पॉइंट और एक पॉइंट है ये, तो ये, तो आप इसे ना सीधे इस तरीके से आप और भी आगे बढ़ा सकते हो। ये आपका पहला पॉइंट आया, ठीक है, पहली लाइन आई। दूसरा आपके पास है 0,6 और 4,0। देखो ध्यान से, 0,6 आपके पास होगा यहाँ पे, 0,6 यहाँ पर होगा 0,6 और 4,0 होगा यहाँ, तो आप इसे ड्रॉ कर लो। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे, 0,6 है यहाँ पे और 4,0 होगा यहाँ, तो ये इस तरीके से देखो ये आया, ठीक है। आप चाहो तो इसे और आगे बढ़ा सकते हो। 0,6 यहाँ पे है। अब अगर आपको बताऊं पॉइंट कहाँ पे है, तो पॉइंट ये वाले हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये है 0,6 और ये है 4,0। ऐसे ही ये है 0,1 और ये है -1,0, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये बोला, इसने बोला कि इसके हमें क्या निकालने हैं, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से होंगे आपके, एक पॉइंट आपका ये है, तो देखो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, इसे अगर मैं ए मान लूं तो ये होगा आपका x है आपका 2 और y आपका 3, तो ये होगा 2,3, ठीक है। b अगर मैं ये मान लूं तो b आपका यही होगा -1,0, और c अगर मैं ये मान लूं तो c होगा 4,0। तो जो a आया आपका वो तो वही है 0,1, ठीक है। ए आप ये ना मान के कुछ और मान लो, क्योंकि यहाँ पे हमने ए कुछ और माना हुआ है, तो आप क्या करें, देखिए इसे ए ना मान के आप डी मान लो, इस पॉइंट को डी मान लो आप। तो जो डी पॉइंट होगा आपका निर्देशांक वो होगा 2,3। बी पॉइंट है आपका -1,0 और सी पॉइंट है आपका 4,0। तो ये क्या है, इनके निर्देशांक है, ठीक है। अब आपको छायांकित भाग, मतलब जो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब आपको ये वाला पार्ट जो इससे त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, इसे छायांकित करना है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो।